Yes. So the basic salary say is given as 24 lakhs and the conveyance allowance is given as 2 lakhs. The conveyance allowance which is expended is given as 1,50,000 एंड ठीक है कन्वेंस अलावेंस मिला कितना और एक्सपेंड कितना दिया वो दिया है. फिर एचआरए 5 लाख दिया है. रेंट पेड 4,80,000 है. असेसी इज लिविंग इन अ मेट्रो. सो यू नो द डिफरेंस. अगर मेट्रो में रहते हैं तो क्या होता है, नॉन मेट्रो में क्या होता है वो हमको पता है. प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर दिया है और चैप्टर 6 से डिडक्शन दिया है. ऐसी सब इंफॉर्मेशन दी गई है. अब आपको इस सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे असेसी का टैक्स निकालना है ओल्ड रेजिम में और न्यू रेजिम में. ठीक है. सो एक्चुअली यू शुड ट्राई इट आउट कि कैसे होगा. ओल्ड रेजिम में तो पहले आपको जो आता है उस हिसाब से सारा कर लेना चाहिए. तो हम कुछ ऐसा करेंगे. देखो मैं उसको सॉल्व करता हूं आपके लिए. लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट आउट. ओल्ड रेजिम में कुछ ऐसा होगा कि हम सबसे पहले लेंगे बेसिक टैक्स बेसिक सैलरी. तो हमने ले लिया बेसिक सैलरी विच इज 24 लैक्स. इसको हमने लिख लिया 24 लैक्स इज द बेसिक सैलरी. उसके बाद हमने सेकंड फिगर लिया दैट इज कन्वेंस अलावेंस. तो कन्वेंस अलावेंस 2 लाख का है. कन्वेंस अलावेंस 2 लाख का है जो कि टैक्सेबल है. उसमें से जो एक्सपेंड कर दिया वो माइनस हो जाएगा. कन्वेंस अलावेंस विच इज एक्सपेंडेड वो माइनस हो जाएगा. और माइनस करने के बाद अब जो फिगर बचेगा वो है 50,000 फाइनली जो टैक्सेबल हो जाएगा. उसके बाद एचआरए असेसी इज लिविंग इन अ मेट्रो. तो एचआरए जो मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा. एचआरए 5 लाख रुपए मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा. और एचआरए में से माइनस हो जाएगा लोअर ऑफ द 3 फिगर्स. एक है रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी. अभी यहाँ पे सैलरी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमको पता है. बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, कंडीशनल डियरनेस अलावेंस प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर. क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए बेसिक सैलरी ही वो फिगर है जो मैंने लिया है, बाकी फिगर्स नहीं है. तो वी विल से टेक द सैलरी एज द बेसिक सैलरी हियर. तो अभी रेंट 4,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी. 10% ऑफ सैलरी आ गया 2,40,000 ना. 24 लाख का 10%. दूसरा फिगर आ गया दैट इज 50% ऑफ सैलरी. तो 12 लाख आ गया दूसरा फिगर. रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी. एंड थर्ड फिगर इज एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड विच इज 5 लाख. सो विच एवर इज लोअर वुड बी एग्जाम्प्ट. तो इन तीनों में से लोअर अपने एग्जाम्पल है में है 4,80,000 जो खर्च किया रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी. दैट इज 2,40,000 इज द फिगर विच इज द लोअर फिगर. ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा. नॉर्मल स्कीम में तो एचआरए का एग्जाम्पशन मिलता था तो वो मैं दे रहा हूं. तो 5 लाख माइनस 2,40,000 2,60,000 टैक्सेबल हो जाएगा है ना. इस पे टैक्स लग जाएगा. उसके बाद आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन. उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर जो प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं हमको पता है, उसको सैलरी में ऐड कर देते हैं. तो अभी यहाँ पर 2,500 रुपए है, उसको सैलरी में ऐड कर दिया. फिर ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद, ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद हमने प्रोफेशनल टैक्स को माइनस कर दिया. दिस इज अवर ग्रॉस सैलरी. इसमें से हमने लेस प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर दिया 2,500 रुपए और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दिया विच इज 50,000. इसके बाद नेट सैलरी आ गया हमारा. और नेट सैलरी में से यही क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम है तो इसमें से हमने चैप्टर 6A का डिडक्शन दे दिया. और चैप्टर 6A का डिडक्शन देकर विच इज 1,30,000 हमारी टोटल इनकम आ गई. This is our total income. So I'll just do the calculation addition. So this is 27 lakhs 12,500. This is our gross salary.
अब इसमें से अपन प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर देते हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देते हैं। तो 26,60,000 इज अवर नेट सैलरी, और इसमें हम चैप्टर 6 का डिडक्शन दे देते हैं। सो दिस इज 25,30,000। अगर हम ऑप्शनल स्कीम में नहीं जाते हैं तो जैसा पिछले सालों में कैलकुलेशन कर रहे थे, हमारी इनकम आ जाती है 25,30,000 और इस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, इस पे स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, अभी निकालते हैं। अब अपन ये देख लेते हैं कि से अगर हम ऑप्शनल स्कीम में जाते हैं तो क्या होगा। तो अगर हम 115 बीएसई में जाते हैं तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यही कैलकुलेशन थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। सो आई जस्ट ट्राई टू गेट दिस कैलकुलेशन बैक, और इसमें थोड़ा सा रिवीजन अपन करेंगे। नाउ इसमें हमें कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे, और वो करेक्शंस बेसिकली जो होंगे दे विल बी रिलेटेड टू द इंसेंटिव विच इज गिवन, जो हमको अब नई स्कीम में नहीं मिलेगा। तो बेसिक सैलरी तो 24 लाख ही रहेगी, नई स्कीम में भी जाओगे तो। कन्वेंस अलावेंस टैक्सेबल रहेगा 2 लाख। कन्वेंस अलावेंस का एग्जम्पशन नई स्कीम में भी मिलता है। ठीक है, नई स्कीम में ट्रैवलिंग अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, इनका एग्जम्पशन तो नई स्कीम में भी मिलता है, तो ये मिल जाएगा। एचआरए टैक्सेबल रहेगा, पर एचआरए का जो एग्जम्पशन होगा वो हो जाएगा नील। इफ यू गो इन द न्यू स्कीम you will not get the HRA exemption, which is a very big loss, you can think of it. तो HRA का exemption बिल्कुल जीरो आ जाएगा, वो नहीं मिलेगा, और अपना अभी पूरा 5 लाख का HRA टैक्सेबल हो जाएगा। फिर प्रोफेशनल टैक्स विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इससे आ जाएगा ग्रॉस सैलरी, एंड इंटरेस्टिंगली यही ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी बन जाएगा, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यही आपका नेट सैलरी आ जाएगा 24 लाख प्लस 50,000 प्लस 5 लाख प्लस 2500, सो विच विल गिव यू द इनकम 29,52,500। इसमें से आपको चैप्टर 6 का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो यू वुड वंडर कि इतने सारे इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू स्कीम, एंड शायद बहुत ही कम लोग इसके बेनिफिशियरी रहेंगे। तो ये आपका अभी इनकम आ जाएगी। तो अगर आप ओल्ड स्कीम में जाते हो तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 25,30,000। 25,30,000 पे स्लैब रेट से टैक्स निकालना है अपने को। न्यू स्कीम में जाते हो तो टोटल इनकम आ जाएगी 29,52,500, और इसमें नए स्लैब से टैक्स निकालना है। तो अभी अपन टैक्स भी निकाल लेते हैं। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एंड यू हैव टू डू बोथ द कैलकुलेशंस। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आपको एग्जाम में करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे टैक्स निकलेगा 2.5 लाख पे 0%, फिर 2.5 लाख पे 5%, फिर 5 लाख पे 20%, और फिर 15,30,000 पे 30%। ये अपने स्लैब हो गए, इससे टैक्स निकलेगा, और इसमें 4% सेस ऐड कर देंगे तो फाइनल टैक्स आ जाएगा। अगर हम यही नई स्कीम में जाते तो नई स्कीम में टैक्स निकलेगा 2.5 लाख पे 0%, फिर 2.5 लाख पे 5%, फिर 2.5 लाख पे 10%, फिर 2.5 लाख पे 15%, फिर 2.5 लाख पे 20%, फिर 2.5 लाख पे 25%, और अब अपन पहुंच गए 15 लाख तक की इनकम पे। आप इसका टोटल कर लो, 15 लाख की इनकम हो गई। और फिर 15 लाख से जो ऊपर है दैट इज 14,52,500, उस पे टैक्स निकलेगा एट द रेट ऑफ 30%, और इसमें 4% सेस ऐड कर देंगे। सो वी विल गेट द फाइनल टैक्स लायबिलिटी हियर। तो अभी देखो टैक्स निकलेगा अपना, कैसे निकलेगा मैं बताता हूं। मैं कैलकुलेट करके स्ट्रेट अवे कोशिश करता हूं कि वो फिगर लिख दूं। यहां पे कुछ टैक्स आ रहा है
5,94,360. I did it right now. I am not sure whether I am doing what is right or not. तो रफली ये मेरा टैक्स आ गया. अब आप ओल्ड स्कीम में जाते हो तो न्यू स्कीम में जाते हो तो टैक्स कितना बनेगा देखो. ये हो गया 0, ये हो गया 12,500, ये हो गया 25,000, ये हो गया 37,500. Then we have 50,000. Then we have 62,500. And lastly 14,52,500 पे 30%. So this is 4,35,750. इन सबका टोटल कर रहा हूं अब मैं और उसमें ऐड कर दूंगा मैं दी 4% सेस. तो यहाँ टैक्स बन गया 6,48,180. तो अब आप कंपेयर कर सकते हो. पुरानी स्कीम में जाते तो आपको ज्यादा फायदा है इस एग्जांपल में और आपका टैक्स बनता है केवल 5,94,360. नई स्कीम में जाते हो इस एग्जांपल में तो आपका टैक्स बनता है 6,48,180. तो ऑब्वियसली इन दिस एग्जांपल इट इज प्रिफरेबल टू गो फॉर दी ओल्ड स्कीम. So you don't have to opt in for 115 BSc in this example. तो ये अपना एग्जाम्पल है. देखो कैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है. तो ये पूरा एक इसका पूरा स्कीम मैंने बताई. ऐसा एक डेटा बैंक दिया और आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा प्रिफरेबल है. एक चीज मैं कह देता हूं कि देखो जितने भी क्वेश्चन आपने सैलरी हेड पे किए हैं वो सारे क्वेश्चंस को अपने को फिर से करना चाहिए नई स्कीम के हिसाब से सोच के कि मान लो वही क्वेश्चन अगर नई स्कीम में होता तो क्या करते अपन. तो अपने को जितने भी सैलरी के क्वेश्चंस हैं जितने भी हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये दो हेड ही इंपॉर्टेंट है सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी. उन क्वेश्चंस को वापस से करके देखना चाहिए. व्हाट इफ यू वांट टू गो फॉर अ न्यू स्कीम. तो एवरी क्वेश्चन विल हैव टू बी आंसर्ड ट्वाइस. ओल्ड स्कीम के हिसाब से जो आपको पहले से पता है और न्यू स्कीम के हिसाब से जो अब अपने सामने ये लॉ है. तो इस हिसाब से फिर से अपने को करके हर क्वेश्चन को करके देख लेना चाहिए सो दैट वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली ऑफ हाउ द एंटायर कैलकुलेशन विल गो इफ यू गो फॉर अ न्यू स्कीम. ठीक है. तो चलो ये बात हो जाती है मेरी तरफ से. बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स रेट है ये. इंडिविजुअल में ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम है तो ये ऑप्शनल स्कीम अपने सामने है. वैसे तो अपना जो बेसिक स्कीम है वो तो है ही 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख एंड अबो और ये एक ऑप्शनल स्कीम इंडिविजुअल में है जो अपने सामने है. तो ये भी अपन देख सकते हैं समझ सकते हैं करना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज सेक्शन 115 BSc. इंडिविजुअल एंड HUF दो असेसीज को ये ऑप्शनल स्कीम लागू होगी. अब मैं आपको एक और ऑप्शनल प्रोविजन बता रहा हूं वो समझो. देखो आपको पहले से पता है 115BA ये प्रोविजन लगता है जब कंपनी असेसी है न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2016 या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो 115BA लगता है और यहाँ पर 25% की टैक्स लगती है ऑप्शनली. फिर एक होता है 115BAA. ये सेक्शन कहता है कि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसके ऊपर ऑप्शनली 22% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा प्लस कंपलसरी 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस. तो ऑप्शनल स्कीम है कंपनीज के केस में. यू हैव अ चॉइस. आप इस स्कीम में जा सकते हो. इसमें जाते हो तो आपको करीब करीब 25.168% की रेट पे टैक्स लगता है. फिर 115BAB एक स्कीम है. कंपनीज के केस में ये स्कीम होती है डोमेस्टिक कंपनीज के केस में. न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग चालू करती है उनके केस में उनको ऑप्शन है कि वो इस नए प्रोविजन में जा सकते हैं. अगर जाते हैं तो उनको कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लगता है एंड द रेट ऑफ टैक्स एक्चुअली इज ओनली 15%. 15% की रेट पे उनको टैक्स लगता है प्लस कंपलसरी 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस. फिर अपन ने अभी आज पढ़ा 115BAC इंडिविजुअल और HUF में अगर वो नई स्कीम में जाते हैं तो उनका एक डिफरेंट
स्लैब लगता है, कंसेशनल स्लैब लगता है। और फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि अगर वो स्कीम में जाते हैं तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स गिव अप करने पड़ेंगे, उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो दिस इज 115 BAC। अब 115 BAD एक सेक्शन है। दिस सेक्शन अप्लाइज इन द केस ऑफ अ रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ यू मस्ट बी अवेयर कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्लैब रेट्स क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में नॉर्मली जो टैक्स रेट होते हैं वो स्लैब रेट्स होते हैं, और वो स्लैब रेट्स मेरे ख्याल से आपको पता होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो टैक्स निकलता है वो निकलता है कुछ इस प्रकार से। उनकी 2.5 लाख उनकी 10,000 तक की जो पहली इनकम होती है, 10,000 तक की इनकम पे टैक्स रेट रहता है 10%। आई विल राइट इट हियर। 10,000 तक की इनकम पे टैक्स निकलता है 10% की रेट से। 10,000 से 20,000 तक की इनकम पे टैक्स निकलता है 20% की रेट से। एंड इनकम अबोव 20,000 जो होती है उस पे टैक्स निकलता है 30% की रेट से। तो जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट ये होता है। इसमें अपन सरचार्ज ऐड करते हैं। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगता है 12%, और सेस ऐड करते हैं 4%। हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमको पता है वो होता है 4%। तो बेसिक नॉर्मल टैक्स रेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में होते हैं वो ये होते हैं। I believe you must be aware of these tax rates which are there in the case of a cooperative society. अब नॉर्मली तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेट हैं, पर यहाँ पर एक ऑप्शनल स्कीम दी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। यू शुड बी अ रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू फॉल अंडर दिस स्कीम। रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑप्शनली टैक्स लगेगा 22% पे। उनका टैक्स रेट फ्लैट 22 हो जाएगा, पर इसमें सरचार्ज और सेस जोड़ दिया जाएगा। कंपलसरी 10% सरचार्ज और 4% सेस ऐड कर दिया जाएगा। तो इफेक्टिव रेट जो है वो है 25.168%। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इस रेट पे टैक्स लगेगा, 25.168% पे टैक्स लगेगा इफेक्टिवली। पर कब? अगर वो ऑप्शनल स्कीम में जाते हैं, और ऑप्शनल स्कीम ऐसी ही है, या तो आप इंसेंटिव्स ले लो। अगर आप इंसेंटिव्स ले लेते हो तो आप नॉर्मल रेट पे टैक्स दे, तो स्लैब रेट जो अभी मैंने बताया 10,000 तक 10%, फिर 20%, फिर 30%। या फिर आप इंसेंटिव्स मत लो। अगर आप इंसेंटिव्स नहीं लेते हो तो ये ऑप्शनल सेक्शन आप पे लग जाएगा, जहां पर 25.168% पे आपको टैक्स लग जाएगा। ठीक है। पर अगर आप इंसेंटिव्स नहीं लेते हो तो कौन से इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे? 10AA, चैप्टर 6 है पार्ट सी, एक्सेप्ट 80JJ, एडिशनल डिप्रिसिएशन और साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। ये इंसेंटिव्स आपको नहीं मिलेंगे। बाकी सब इंसेंटिव्स मिलेंगे, केवल ये इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। फिर ऑप्शनल प्रोविजन है, तो आपको इस प्रोविजन में जाना है तो यू हैव टू ऑप्ट इन। यू हैव टू ऑप्ट इन द स्कीम बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और एक बार अगर आपने स्कीम में ऑप्ट इन कर लिया तो ये प्रोविजन आपके ऊपर कंटिन्यूअसली अप्लाई करेगा इन द फ्यूचर। सो दिस इज ऑप्शनल स्कीम सेक्शन 115 BAD, राइट? दैट इज द सेक्शन 115 BAD वी हैव। तो अभी देखो रेट ऑफ टैक्स जो थे, जो आपको पहले से सब पता है, वो सारे रेट ऑफ टैक्स सेम है। बस दो ऑप्शनल प्रोविजन और आ गए, एक है 115 BAC और एक है 115 BAD। बाकी एज सच देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। हाँ, एक छोटा सा चेंज और है, और वो कंपनीज के केस में है। कंपनी में क्या होता है कि नॉर्मली कंपनी का टैक्स रेट होता है 30%, पर अगर उनका फाइनेंशियल ईयर 17-18 का टर्नओवर 400 करोड़ तक था तो उनका रेट था 25%। पहले यहाँ 17-18 लिखा था, एक साल आगे बढ़ा दिया, इसको 18-19 कर दिया, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर भी आगे बढ़ गया ना। पहले प्रीवियस ईयर था 19-20, तो वो देखते थे 17-18 का टर्नओवर। अब प्रीवियस ईयर है 20-21, तो वो देखते 18-19 का टर्नओवर। एक साल इसको आगे बढ़ा दिया, विच इज नॉट अ बिग डील। तो छोटा सा एक चेंज है। डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट जो आपको पहले से पता है वही है, बस टर्नओवर जो हम देखेंगे वो 17-18 की जगह 18-19 का देखेंगे। तो दैट समथिंग आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। It's not a great deal coming out.
तो ये हो गया पूरा का पूरा प्रोविजन रिलेटिंग टू द रेट ऑफ टैक्स। अपने आप में मेरे ख्याल से काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है द रेट ऑफ टैक्स। अब इसके बाद मैं आता हूं रेसिडेंशियल स्टेटस के कैलकुलेशन पे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के कैलकुलेशन में भी बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, उनको आप समझना, ठीक है, उन पर ध्यान देना आप। व्हाट इज दैट कैलकुलेशन? तो देखो मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, समझाता हूँ, और मैं बहुत सारा एग्जाम्पल भी लेता हूँ उसको संबंधित कि क्या होगा। अब अंडरस्टैंड दिस एंटायर कंसेप्ट। सारी झगड़ा, सारी बातें इंडिविजुअल वाले केस में। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा, इसी की पूरी कहानी चल रही है अपनी। सारा डिस्प्यूट यही है। अब हमको पता है कि इंडिविजुअल के केस में to determine whether the individual is a resident or a non-resident, there are two conditions. अगर वो इंडिविजुअल करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है, he is a resident. और अगर वो इंडिविजुअल करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा रहता है, प्लस अगर वो पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा रहता है, तो ही इज अ रेसिडेंट। पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज या उससे ज्यादा एंड करंट ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा रहता है, तो रेसिडेंट है। दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल करता है, सो दैट इज रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट। नाउ दिस इज अ जनरल प्रोपोजिशन, ये हमको पहले से पता है। इसके अलावा हमको ये भी पता है, ऑलरेडी पता होना चाहिए, कि 3 केसेस में सिर्फ एक ही टेस्ट लगता है टू डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट। 3 ऐसे केसेस हैं, और वो केस है, आपको याद दिला देता हूं। पहला केस है, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, ही लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। दूसरा केस है, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। और तीसरा केस है, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, ही हैज कम टू इंडिया फॉर अ विजिट, ही हैज कम टू इंडिया फॉर अ विजिट। इन तीनों केसेस में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट निकालने का एक ही क्राइटेरिया है, दैट इज 182 days. So if he has stayed in India for 182 days in the current year, then only he is regarded as a resident. और यहाँ पर जो रेसिडेंट होता है दोनों ही केस में, that resident can be ROR and that resident can be RNOR. वो दोनों हो सकता है, ROR भी हो सकता है, RNOR भी हो सकता है, ठीक है। दोनों केसेस में रेसिडेंट कैन बी ROR और द रेसिडेंट कैन बी RNOR। अब ये तो अपना जो एग्जिस्टिंग लॉ था, जो आपको पता है, वो अपने सामने है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ नया लॉ जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको समझो। तो एक और हावेवर मैं ऐड करता हूं यहाँ पर। दे हैव एडेड अनदर एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन, और वो हावेवर है, हावेवर एक ऐसा केस है जहां पर इनमें से कोई क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है, तो ही वुड बी अ रेसिडेंट। करंट ईयर में 182 डेज और मोर, और करंट ईयर में 120 डेज और मोर, प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर, राइट। तो ये दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है, मतलब करंट ईयर में 120 डेज और मोर एंड पिछले 4 सालों में, पिछले 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में 365 डेज और मोर, तो भी ही वुड बी रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट। तो 60 डेज जो है, इट वुड बी रेड एज 120 डेज, दैट्स इट। जो जनरल रूल था वो था 60 डेज, पर एक गिवन केस है उसमें 60 डेज वुड बी रेड एज 120 डेज। तो बाकी प्रोविजन सेम है। मैं ऐसा कहता हूं कि देखो, कोई भी 182 डेज इंडिया में रह लिया तो वो तो रेसिडेंट है। पूरी कहानी जो चल रही है वो 60 डेज पे चल रही है। अब पहला सबसे जनरल रूल है 60 डेज प्लस 365। दूसरे केस में 60 डेज वाला टेस्ट ही खत्म कर दिया। अब तीसरा केस जो अपन पढ़ रहे हैं,
वहां पे 60 विल बी रेड एज 120. तो करंट ईयर में अगर वो 120 डेज रहता है प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज रहता है, तो ही वुड बी रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट इन दिस केस, जो अब मैं आपको बताऊंगा. और वो केस है इफ द पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he has come to India for a stay. तो ये केस काफी कुछ मिलता जुलता है अभी जो अपन ने बात की, ठीक है. अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट, वही वाला केस है. पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है. सिटीजन ऑफ इंडिया, ही कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट, ही स्टेज अब्रॉड, ही कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट. Citizen of India, he stays abroad, he comes to India for a visit, and his Indian income in the current year, Indian income is more than or equal to 15 lakhs. तो उसकी जो इंडियन इनकम है साल की, वो 15 लाख रुपए या उससे ज्यादा है. तो अब वो देखो सिटीजन है इंडिया का, इंडिया घूमने फिरने आया, विजिट आया, घर आया और 15 लाख रुपए कमा लिए. तो फिर हमने एक नया क्राइटेरिया उसके लिए दे दिया 120 डेज का. 120 डेज में ही वो रेसिडेंट हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो तो 182 डेज के ही क्राइटेरिया लगेगा. वैसे तो इस व्यक्ति पे 182 डेज का क्राइटेरिया लगता था पिछले साल, और 182 डेज अगर वो नहीं रहता था तो रेसिडेंट होता ही नहीं था. पर अब हमने कह दिया कि ये व्यक्ति जो इंडिया घूमने आया, छुट्टी के लिए आया, भारत का है, इंडिया आया विजिट के लिए, वो 15 लाख कमा लिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम 120 दिन में ही रेसिडेंट मान लेंगे. करंट ईयर में उसका स्टे 120 दिन या उससे ज्यादा है, प्लस ऑफ कोर्स पिछले 4 साल का स्टे 365 दिन या उससे ज्यादा है, तो ही वुड बी रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट. दिस न्यू क्राइटेरिया हैज बीन एडेड अप. ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है. और अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि दिस रेसिडेंट, दिस पर्सन हु इज रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट, he will always be a resident, not ordinary resident. अगर वो इस क्राइटेरिया में रेसिडेंट बना है, इस क्राइटेरिया में रेसिडेंट बना है, 120 डेज वाले क्राइटेरिया में रेसिडेंट बना है, तो ही वुड बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अगर वो इस 120 डेज वाले क्राइटेरिया में रेसिडेंट बना है, तो ही वुड बी ट्रीटेड एज RNOR. दिस इज द अमेंडमेंट विच हैज कम आउट. एक है ना, एक अमेंडमेंट है ये. फिर एक और अमेंडमेंट इस साल और आया है. However, अगर कोई इंडिविजुअल, इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अब यहां देखो बड़ी विचित्र बात है, यहां हम स्टे की भी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हिज Indian income is more than or equal to 15 lakhs and he is not taxable in any other country based on residence. सिंपल भाषा में मैं कहूं, वो किसी और देश का टैक्स रेसिडेंट नहीं है. तो मान लो, सोचो आप ऐसा कुछ कि कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो बाहर रहता है और वो घूमता फिरता रहता है, काफी देशों में ट्रैवल करता है, और वो किसी भी देश का रेसिडेंट नहीं है, दुनिया के किसी भी देश का रेसिडेंट नहीं है, पर वो इंडिया का सिटीजन तो है और इंडिया में 15 लाख भी कमा रहा है. तो भारत की सरकार ने कहा हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे. इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन इनकम 15 लाख या उससे ज्यादा है और दुनिया के किसी देश में वो टैक्सेबल नहीं हो रहा है, बेस्ड ऑन रेसिडेंस, ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, दुनिया का कहीं का भी रेसिडेंट नहीं है, हमारा सिटीजन है, हमारे यहाँ स्टे उसका 60 दिन से भी कम होगा, वी डोंट केयर. स्टे की तो बात ही नहीं कर रहे, एक भी दिन नहीं रहा तो भी बात नहीं कर रहे. भारत के सिटीजन जो हैं, अगर इंडिया में 15 लाख रुपए कमा रहे और किसी देश के सिटीजन नहीं, और किसी देश के रेसिडेंट नहीं है वो, और किसी देश के टैक्स रेसिडेंट नहीं है, then they would be regarded as a resident of India. And if they are regarded as a resident, they would be treated as resident, not ordinary resident. तो ये अमेंडमेंट इस साल 2 अमेंडमेंट आए हैं.
और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी अमेंडमेंट आ गए कि ये इनको RNOR कहेंगे। तो ये अमेंडमेंट कुल मिलाकर आए हैं। आप चाहो तो ये प्रिंसिपल्स को याद रख सकते हो। प्रिंसिपल आपके सारे सामने हैं विच आई हैव समराइज्ड। जनरली अगर कोई 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है इंडिया में इन द करंट ईयर, और करंट ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा रहता है, प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा रहता है, तो ही इज अ रेसिडेंट। एंड दिस रेसिडेंट में भी ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिपेंडिंग ऑन द स्टे। हावेवर अगर कोई तीनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस केवल 182 डेज से देखा जाएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, या सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या सेटल्ड अब्रॉड बट नाउ कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट। उसके केस में 182 डेज अगर वो इंडिया में रहता है तो ही उसे रेसिडेंट माना जाएगा। एंड इफ ही इज अ रेसिडेंट देन वी हैव टू गो इनटू रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर 60 डेज की जगह 120 डेज हम पढ़ेंगे इस केस में। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया ही हैज कम टू इंडिया फॉर अ विजिट बट हिज स्टे इन इंडिया is more than his income in India is more than 15 lakhs, तो 15 लाख या उससे ज्यादा अगर वो इनकम कमाता है तो उसके लिए एक नया क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया है या तो करंट ईयर में 182 डेज वो इंडिया में रह ले, वो तो क्राइटेरिया ग्लोबल क्राइटेरिया है, या फिर करंट ईयर में 120 डेज प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज। अगर ऐसा होता है तो ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर इस क्राइटेरिया पे वो रेसिडेंट बना है तो ही वुड बी रिगार्डेड एज RNOR। और फिर एक आखिरी क्राइटेरिया जिसमें स्टे को ध्यान ही नहीं देना है, उसका क्राइटेरिया ही अलग है कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो इंडियन इनकम उसकी 15 लाख या उससे ज्यादा है, एंड ही इज नॉट टैक्सेबल इन एनी अदर कंट्री बेस्ड ऑन रेसिडेंस, right, he is not a tax resident of any other country, then he would be regarded as a resident, and if he is a resident he would be treated as resident not ordinary resident। तो ये टेस्ट पूरा का पूरा मैंने आपको समराइज कर दिया है। जो अमेंडमेंट की शीट है जो ऑलरेडी आपके पास होगी, which was there in the description of the earlier video, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उसको पुट कर देते हैं। तो जो अमेंडमेंट्स की ये PDF फाइल है, ये आप देख सकते हो, और इस PDF फाइल को जब आप देखोगे तो यू विल सी द रेलेवेंट पेज विच इज पेज नंबर 5। यहाँ पर ये सारा डिस्कशन दिया है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे जनरल टेस्ट दिया है विच इज 60 डेज प्लस 365 और 182 डेज वो टेस्ट दिया है जो आपको पहले से पता है। 3 केसेस जहां पर 60 डेज का क्राइटेरिया नहीं लगेगा, केवल 182 डेज का क्राइटेरिया लगेगा, वो आपको पता है। ये पहला अमेंडमेंट आ रहा है जहां पर इंडियन व्यक्ति के केस में 15 लाख की अगर उसकी इनकम है एंड ही कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट, तो ऐसी परिस्थिति में 120 डेज प्लस 365 डेज अगर उसका स्टे है तो ही इज अ रेसिडेंट। तो करंट ईयर में 120 प्लस पिछले 4 सालों में 365, ये क्राइटेरिया, या फिर 182 तो ग्लोबल क्राइटेरिया है ही, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा ही इज अ रेसिडेंट। ये है अगर वो किसी भी देश का टैक्स रेसिडेंट नहीं है तो वो वाला क्राइटेरिया, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख है और वो किसी और देश का, ही इज नॉट टैक्स्ड इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बेस्ड ऑन हिज रेसिडेंस इन दैट कंट्री, तो ये अगला केस। ठीक है, इंडियन इनकम की बात कही है तो यहाँ पे उन्होंने बोला व्हाट इज इंडियन इनकम एंड व्हाट इज फॉरेन इनकम, उस शब्द को डिफाइन किया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। उन्होंने बताया इंडियन इनकम जो होगी वो क्या होगी, फॉरेन इनकम क्या होगी बेसिकली बताया, तो फॉरेन इनकम को एक्सक्लूड करके हमको निकालना। ROR RNOR का क्राइटेरिया में पहले 2 ही टेस्ट थे, 2 में से एक फुलफिल करते थे तो आप RNOR हो जाते थे, अब 4 टेस्ट हो गए हैं। ठीक है, अगर वो सेक्शन 6(1)(a) के हिसाब से रेसिडेंट बना है, मतलब सिटीजन है, 15 लाख की इनकम कमा रहा है और किसी और देश का रेसिडेंट नहीं है, उस क्राइटेरिया पे अगर वो रेसिडेंट बना है तो ही इज RNOR, या अगर वो 120 डेज वाले क्राइटेरिया पे रेसिडेंट बना है तो ही इज RNOR। तो ये वाला क्लियर कट अमेंडमेंट्स हैं जो अपने सामने। तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस संबंधित अमेंडमेंट है विच यू कैन सी राइट, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू हाउ इट हैज हैपेंड। अमेंडमेंट बड़ा है वैसे अपने हिसाब से, क्योंकि दे हैव चेंज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंस टू सम एक्सटेंट।
अब अपन आते हैं सेक्शन 9 पे, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9 में जो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया का प्रिंसिपल है, वो वही टेस्ट है जो पहले था। वो आपको पता होगा कि अलग अलग इनकम कब अक्रूड इन इंडिया होती है, उसका टेस्ट क्या है, दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। इट इज समथिंग लाइक दिस, right? When the salary income is accrued in India, when the dividend income is accrued in India, when the gift income is accrued in India, capital gain when it is accrued in India, ये अलग अलग इनकम है। और इसमें से एक इनकम होती है बिजनेस इनकम। सो व्हेन द बिजनेस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, business income is accrued in India if you have a business connection in India. If you have a business connection in India, then the business income shall be accrued in India. ये टेस्ट है, पहले से था, अभी भी है। बिजनेस कनेक्शन इंडिया में कब होगा? When do you have a business connection in India? तो when do you have a business connection in India का भी टेस्ट आपको पता है। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया includes, तो इंक्लूसिवली उसमें कुछ चीजें कवर की गई थी, लाइक इट इंक्लूड्स पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट, any agent who habitually represents the principal in India, he concludes the contract on behalf of principal or plays a role leading to the conclusion of contract, he is regarded as a business connection in India. या इंडिया में आपका कोई क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, ऐसा एजेंट जो आपके बिहाफ पर मर्केंटाइज मेंटेन करता है और आपके हिसाब से उसको आगे फॉरवर्ड करता है। या इंडिया में अगर आपका सोल सेलिंग एजेंट है, ऐसा एजेंट जो केवल आप ही के गुड्स इंडिया में बेचता है या आपकी ग्रुप कंपनी के गुड्स इंडिया में बेचता है, तो ही इज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हु मेनली और होली डील्स इन योर गुड्स, देन ही इज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो ये पहले से था। अब देखो इसमें एक क्राइटेरिया हुआ करता था और वो क्राइटेरिया था डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित। अगर आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो बिजनेस कनेक्शन है। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला जो क्राइटेरिया था वो उन्होंने डेफर कर दिया। आज वो क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। पिछले साल वो लाए थे पर उसको उन्होंने हटा दिया और अब 1-2 साल आगे के लिए डेफर कर दिया। आपको याद होगा कि अगर कोई फॉरेन की वेबसाइट है जिसके इंडिया में इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने यूजर्स हैं, या इंडिया में इतना टर्नओवर करते हैं, तो फिर दैट वुड बी अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ऐसा क्राइटेरिया था, आपने पढ़ा था, समझा था, अब भूल जाओ, अब नहीं पढ़ना है क्योंकि वो क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। आज की तारीख में वो क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो हमें ध्यान देना चाहिए। अमेंडमेंट क्या है कि वो हट गया, दैट इज द अमेंडमेंट विच इज देयर, कि वो जो क्राइटेरिया था वो खत्म हो गया, अब वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अपोर्शनमेंट। ये मैं सिर्फ जस्ट फॉर रेफरेंस आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले भी ये प्रिंसिपल ऑफ अपोर्शनमेंट था और जनरली इसको इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा जाता। अभी उसमें एक अमेंडमेंट आया है, इसीलिए मैं आपको वो बात रेफर कर रहा हूं, बट इट इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस, वी डोंट हैव टू लर्न इट एंड बाय हार्ट इट। तो इस कंसेप्ट को सुन के समझ के आगे बढ़ो। ठीक है, ज्यादा इस पे ध्यान मत दो। अभी क्या होता था कि मान लो एक फॉरेन कंपनी है, उनका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। जैसे मान लो देयर इज अ फॉरेन कंपनी सैमसंग है, सैमसंग का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। तो अभी क्या होता था पहले कि उनके बिजनेस में से मोबाइल वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में कुछ ऑपरेशंस वो इंडिया के बाहर करते थे, कुछ ऑपरेशंस इंडिया के अंदर करते थे। से उन्होंने मोबाइल के कुछ पार्ट्स इंडिया के बाहर बनाए और इंडिया में उनको लाए और इंडिया में लाके असेंबल किया। इनफैक्ट कुछ पार्ट उन्होंने कोरिया में बनाए, कुछ चाइना में बनाए, स्क्रीन उन्होंने जापान में बनाई, और ऐसे सब बनाकर इंडिया में वो फाइनली लेकर आए और उसको असेंबल कर दिया। अब क्वेश्चन ये होता था कि हाउ मच ऑफ द इनकम इज एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया। क्या पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? इंडिया में मोबाइल बेचा, पर ये मोबाइल बेचने के लिए आपने जो बनाया था उसको, वो अलग अलग देशों में उसका वर्क हुआ था। So can you say that the entire income is attributable to India? Do you say that the entire income is taxable in India? The obvious answer to this was no. Entire income cannot be taxed in India क्योंकि सारा ऑपरेशन आपने इंडिया में नहीं किया। और यही होता था प्रिंसिपल ऑफ अपोर्शनमेंट।
यू वुड अपोर्शन द इनकम, और उतनी ही इनकम जो इंडियन ऑपरेशन से संबंधित है, आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, तो इंडियन ऑपरेशन से संबंधित जितनी इनकम है उतनी ही इनकम आपको इंडिया में टैक्सेबल होगी। यह होता था पहले, अभी भी ये। अब सवाल यह है कि कितनी इनकम इंडियन ऑपरेशन से संबंधित है, तो उसका पहले का जवाब था इट डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। हर केस में हमको बिजनेस समझना पड़ेगा, उस बिजनेस में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं ये समझनी पड़ेंगी, एंड लुकिंग टू द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस हम ये तय करेंगे हाउ मच ऑफ द इनकम इज एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया, और उतनी इनकम विच इज एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया, उतनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। so much of income which is attributable to India, only that much of income would be taxable in India. पहले ऐसा होता था, अभी भी इतना है, और it depends on facts and circumstances of the case how much of the income is attributable to India. अब उन्होंने क्या किया, ई ट्रांजेक्शंस जहां पर वो इंटरनेट बेस्ड ट्रांजेक्शन है, वहां पर एट्रीब्यूशन को लेकर कुछ स्पेसिफिकेशन दे दिए कि ये वाली चीज को हम मानेंगे कि इट इज एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया जाता है जो इंडियन ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, इंडियन कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है, तो इतनी इनकम को एट्रीब्यूटेबल मानेंगे। ऐसे उन्होंने अलग अलग किया, ठीक है। डेटा अगर इंडिया से कलेक्ट करके उसको किसी को बेचा तो इतनी इनकम को एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया मानेंगे। तो ये दो तीन चीजें उन्होंने दी है कि इन केसेस में वी विल कंसीडर that this much of the income is attributable to India. ठीक है, तो it's just for reference, we don't have to do a practical coming out of it. ऐसा कोई देंगे नहीं कि बताओ इसमें how much of income is attributable, ऐसा आ ही नहीं सकता है। It is just a pure theory and that too for a reference at the intermediate level, so that you know the principle कि attribution होता है, क्योंकि ऑपरेशंस ग्लोबली होते हैं अभी, तो कुछ ऑपरेशंस इंडिया में हुए तो सारी इनकम तो इंडिया में टैक्स नहीं कर सकते, उतनी इनकम जो इंडिया से संबंधित है वही टैक्स होगी, और उसको निकालने के लिए इस साल कुछ उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिए हैं, बस यही इस साल का अमेंडमेंट है। सो इट्स जस्ट फॉर अ रेफरेंस। तो ये हो गया अगला प्रोविजन अपना, ठीक है। देयर इज नॉट मच अ बिग डील कमिंग आउट ऑफ इट, बट दिस हैज कम आउट हियर, ठीक है। खास ध्यान रखने की बात यह है कि वो बिजनेस कनेक्शन में वो वाला हटा दिया है जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला है, वो क्राइटेरिया अब खत्म हो गया। अब देखो सैलरी हेड, सैलरी हेड में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट की बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो अमेंडमेंट है जो नई स्कीम आई है, उससे सारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको दोनों स्कीम से कैलकुलेट करना है, अगर आप इंसेंटिव लेते हो तो क्या होगा, इंसेंटिव नहीं लेते हो तो क्या होगा, तो यू हैव टू डू टू कैलकुलेशंस, एंड वो मैंने एक एग्जांपल से आज आपको बताया। अब देखो सैलरी हेड में और भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, उनको आप समझो। बेसिकली एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है विच सराउंड्स द एंटायर रिटायरमेंट बेनिफिट कंसेप्ट। पहले क्या होता था कि रिटायरमेंट बेनिफिट में कंट्रीब्यूशन बहुत सारा लोग क्लेम कर लेते थे, सैलरी में क्या करते थे, घर ले जाने की सैलरी कम रहती थी, और ये अलग अलग हेड्स में पैसा जमा करके काफ़ी सारा वो इंसेंटिव ले लेते थे, खास तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मान लो अभी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सीनियर एम्प्लॉय है, और उसकी महीने की 3-4 लाख की सैलरी है। अब उसका कहना है कि साहब मेरे खर्चे कुछ होते नहीं है, ठीक है, ऊपर के भी हो जाते हैं कुछ लोगों के, तो जो वो नहीं पता अपने को, ठीक है, वो मजाक की बात है। बाकी क्या है कि अभी खर्चे कुछ होते नहीं है, तो होता ये है कि अभी उनको घर भी मिल गया, कार फैसिलिटी भी मिल गई, और दिन भर ऑफिस में बेचारे ऑक्यूपाइड रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एज सच कुछ खास खर्चे उनके होते नहीं थे। तो वो लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटायरमेंट फंड में पैसा डालते थे और वहाँ इंसेंटिव लेते थे। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा होता था कि जो बड़ी सीनियर पोजीशन पे रहते थे वो काफ़ी सारा पैसा इस तरीके से अलग अलग स्कीम्स में डालते थे, और वो लोग क्या करते थे कि प्रोविडेंट फंड में बहुत सारा पैसा जमा कर देंगे, बिकॉज डिडक्शन इज अप टू 12% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन यू गेट ए डिडक्शन अप टू 12% ऑफ सैलरी। अब अपनी सैलरी 2 करोड़ रुपए साल की है, तो 2 करोड़ का 12% अपन प्रोविडेंट फंड में डाल देते थे,
फिर इसी तरह से सुपर एन्वेशन फंड में डाल देते थे, इसी तरह से अलग अलग नेशनल पेंशन स्कीम में डाल देते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जो प्राइवेट सेक्टर में सीनियर एम्प्लॉयज थे वो काफ़ी सारा पैसा इस तरह से फंड्स में डाल देते थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में भी होता था ये, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में एक तो क्या होता है कि कानून जो बनता है उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का इंटरवेंशन रहता है, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, तो उनका हमेशा इंसेंटिव ज़्यादा ही रखते हैं वो। अब क्या हुआ कि उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी खूब सारा पैसा इस तरीके से स्कीम्स में डाल रहे हैं। तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर वाले एम्प्लॉयज के लिए जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, इसी प्रकार से जो न्यू पेंशन स्कीम है और इसी प्रकार से जो अदर सुपर एन्वेशन फंड है, उसमें एक अपर कैप दे दिया। अपर कैप मैक्सिमम आपको जो डिडक्शन मिलेगा साल का वो इतना मिलेगा। ठीक है, ये सैलरी हेड संबंधित अमेंडमेंट है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविडेंट फंड एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू पेंशन स्कीम एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अप्रूव्ड सुपर एन्वेशन फंड, इन तीनों का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का टोटल साल का मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए आपको डिडक्शन मिल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता। तो वो जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज थे जो साल के 2 करोड़ की सैलरी का 12% तक वो प्रोविडेंट फंड में डाल सकते थे, नेशनल पेंशन स्कीम में डाल देते थे, वो सब अब नहीं चलेगा। अब वो प्लानिंग एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। द लिमिट इज 7,50,000, दैट्स इट। तो आप ये सब में जो इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रोविडेंट फंड और न्यू पेंशन स्कीम और सुपर एन्वेशन फंड, उस सब का डिडक्शन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा अप टू 7,50,000। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट विच हैज कम आउट। ये सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आया है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में नहीं आया है। तो सरकारी एम्प्लॉय तो आज भी 7.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर सकता है। ठीक है, उसकी कोई लिमिट होती नहीं है, कभी अपन ने कहा है। उसमें कंट्रीब्यूशन की लिमिट नहीं होती है, विड्रॉवल भी एग्जम्प्ट होता है, ये सब अपने को पता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में तो देर इज नो लिमिट ऑफ 7,50,000। दिस लिमिट इज ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, इट इज नॉट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। हालांकि मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में न्यू वेज बिल प्रपोज्ड है और उसके अंतर्गत उनको इंसेंटिव्स कम किए जाएंगे, उनको बेसिक सैलरी ज़्यादा दी जाएगी और इंसेंटिव्स कम किए जाएंगे। न्यू वेज कोड या ऐसा कुछ नाम से नया कानून बन रहा है, आई थिंक वो बन भी चुका है, एप्लीकेबल ही होना है उसको। तो वो कानून के अंतर्गत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भी उनको प्रोविडेंट फंड वगैरह में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अब अलाउ नहीं होगा, उनको सैलरी ही ज़्यादा दी जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में होगा। ठीक है, एंड जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की बात आती है, उनके केस में इनकम टैक्स में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, और वो रिस्ट्रिक्शन है अप टू 12% ऑफ सैलरी तो है ही, उसके अलावा 7.5 लाख का एक लिमिट और आ गया। मैं देखो आपको प्रोविडेंट फंड, उसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, उसमें होगा क्या वो ओवरऑल पिक्चर देता हूँ। अप्रूव्ड सुपर एन्वेशन फंड, इन तीनों का ओवरऑल पिक्चर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि होगा क्या। तीनों का मैंने वापस से ये डिस्कशन एक बार लिख दिया है। चेंज जो है इट इज ओनली अबाउट द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, उससे संबंधित चेंज है। होगा क्या देखो, जब एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड होगा, दिस इज द सैलरी हेड आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सैलरी हेड इज द रेलेवेंट हेड। एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो होगा उसमें ऐसा होगा कि 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का तो 80C का डिडक्शन मिलता है। प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूँ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, 80C का डिडक्शन मिल जाएगा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पर द डिडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 12% ऑफ सैलरी, ये भी है ही। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 12% ऑफ सैलरी, ये दो पहले से थे। अब एक तीसरा फिगर आएगा 7.5 लाख, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी और ₹7,50,000। 7,50,000 is about 3 figures. Employer's contribution to RPF plus employer's contribution to new pension scheme plus employer's contribution to approved superannuation fund. इन तीनों का टोटल 7.5 लाख पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है टू आरपीएफ,
इसमें अब 3 फिगर्स में से लोअर करना है आपने को। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 12% ऑफ सैलरी, या तीसरा ओवरऑल 7.5 लाख रुपए। ये 3 फिगर्स में से लोअर का डिडक्शन मिलेगा। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो आता है वो 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है, हमको पता है। 9.5% से ऊपर टैक्सेबल होता है। उसमें भी अगर वो उससे संबंधित है, जो 7.5 लाख से ऊपर वाला पोर्शन जो है उससे संबंधित है, तो फिर वो 9.5% की रेंज वाला भी टैक्सेबल होगा। मान लो एम्प्लॉयर ने 8 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए, तो 7.5 लाख का ही एग्जम्पशन मिला, और 7.5 लाख से संबंधित जो इंटरेस्ट है वो 9.5% तक एग्जम्प्ट हो गया। पर जो 50,000 है, 8 लाख कंट्रीब्यूट किए तो 50,000 जो है, वो 50,000 का इंटरेस्ट जो है, वो इंटरेस्ट पूरा टैक्सेबल है। ठीक है, तो 50,000 मतलब विच इज अबो 7.5 लाख, उसका तो इंटरेस्ट पूरा टैक्सेबल होगा। जो 7.5 लाख है उस तक इंटरेस्ट भी आपको एग्जम्पशन कुछ मिलेगा, और 7.5 लाख से ऊपर जो है, साल का एनुअल कंट्रीब्यूशन 7,50,000 से ऊपर जो है, उसका इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। तो दिस इज वन चेंज, राइट, विच इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और इंटरेस्ट का जो चेंज है वो उससे ही करेस्पॉन्डिंग है। प्रोविडेंट फंड में ये चेंज है। अब सुपर एन्वेशन फंड की बात करते हैं, या न्यू पेंशन स्कीम की पहले बात करते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम इज अ स्कीम विच इज कवर्ड इन 80 CCD। यू नो इट इज अ टियर 1 स्कीम। अब ये जो स्कीम होती है, इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एज सच तो टैक्सेबल होता है, एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले एज सच तो वो टैक्सेबल होता है। हाउएवर देयर इज एन एग्जम्पशन, एंड दैट एग्जम्पशन इज 7.5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है। 7.5 लाख रुपए तीनों का टोटल अम्ब्रेला है ये। इट इज एन अम्ब्रेला ऑफ आरपीएफ, न्यू पेंशन स्कीम, एंड इट इज ऑल्सो अदर सुपर एन्वेशन फंड। इन तीनों का जो टोटल है वो 7.5 लाख रुपए तक का एग्जम्प्ट होता है। उसमें एक चीज और होती है, अंडर द सेक्शन 80 CCD, 80 CCD में ऐसा होता है कि 10% ऑफ सैलरी तक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अलाउ हो जाता है। तो होता यह है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एक बार तो टैक्सेबल हो गया, उसमें से कुछ फिगर एग्जम्प्ट हो गया अपना 7.5 लाख तक। ठीक है, अब जो बचा हुआ टैक्सेबल बचा, उसके लिए आप यू कैन गो टू 80 CCD, एंड इन दी सेक्शन 80 CCD यू कैन क्लेम द डिडक्शन 10% ऑफ सैलरी। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यू कैन क्लेम द डिडक्शन अप टू 14% ऑफ सैलरी। तो दिस इज देयर। 80 CCD का वो पुराना डिडक्शन कंटिन्यूड है। उसके अलावा यहाँ पर एक नया और आ गया, अम्ब्रेला में 7.5 लाख रुपए का आप डिडक्शन ले सकते हो। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, आपको पता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 80 CCD में अलाउड है, तो इट इज अलाउड अप टू 10% ऑफ सैलरी, एंड ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट भी लगती है इसके ऊपर, 80C, CCC, CCD सबसेक्शन 1 वाली, तो वो भी लिमिट के अंतर्गत लगता है। उसके अलावा 80 CCD 1B के अंतर्गत आपको पता है 50,000 का एडिशनल डिडक्शन है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत, तो वो भी ले सकते हो। जो पहले से, उसको मैं ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, वो पहले से चेंज जो आया है वो सिर्फ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में आया है, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में सैलरी हेड में भी अब 7.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। पहले ये नहीं मिलता था। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में एक बड़ा फायदा आ गया कि आप 7.5 लाख तक का, instead of investing in provident fund, you can invest in the new pension scheme. You have a choice, और you can decide कि कुछ provident fund में डालूं, कुछ pension scheme में डालूं, तो वो आपको चॉइस है, आप वैसा कर सकते हो। और इंटरेस्ट का भी वही प्रिंसिपल है कि वैसे तो इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट है, पर अगर वो 7.5 लाख से ऊपर वाला कंपोनेंट है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। और मैच्योरिटी और विड्रॉवल का भी आपको पता है कि 60% जो होता है विड्रॉवल के समय वो एग्जम्प्ट होता है, और 40% अगर आप कंपलसरी आपको रीपर्चेज करना पड़ता है। जो मैच्योरिटी होती है तो 60% जो होता है वो एग्जम्प्ट हो जाता है, जो 40% होता है वो आपके हाथ में नहीं आता है, वो उससे आपको कंपलसरीली एन्यूटी खरीदनी पड़ती है, रिटायरमेंट बेनिफिट खरीदना पड़ता है, क्योंकि ये पेंशन प्लान है, तो आपको कोई पेंशन प्लान उससे 40% से खरीदना पड़ता है। ये शायद आपको नहीं पता हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों को अक्सर ये पता रहता है कि भाई मेच्योरिटी पे 60% एग्जम्प्ट है और बचा 40 हाथ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 60% एग्जम्प्ट है और बचा 40 जो है वो हाथ में नहीं आता है,
उससे आपको पेंशन प्लान खरीदना पड़ता है, वो टैक्सेबल होता है और उससे पेंशन प्लान भी और खरीदो, तो ये रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है अदर सुपर एन्वेशन फंड्स। तो अगर कोई और सुपर एन्वेशन फंड होता है विच इज अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, लाइक इट कैन बी एन एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, इट कैन बी अ पेंशन फंड विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई फंड होता है तो उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एज सच तो टैक्सेबल होता है, और उसमें भी आपको ये 7.5 लाख का बेनिफिट मिल सकता है। दैट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू दिस सुपर एन्वेशन फंड। ये 7.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन आप ओवरऑल उस अम्ब्रेला में ले सकते हो। फिर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पे 80C का डिडक्शन मिलता है, ये हमको पता है। इंटरेस्ट वैसे तो एग्जाम्प्ट होता है, पर अगर वो 7.5 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पे इंटरेस्ट है तो वो टैक्सेबल होगा। और विड्रॉवल और मैच्योरिटी एज सच, अगर मैच्योरिटी पे विड्रॉ करते हो तो वो एग्जम्प्ट होता है, अदरवाइज वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ लिखा है जनरली इट इज टैक्सेबल, बट इफ यू विड्रॉ इन दीज सर्कमस्टेंसेज लाइक ऑन द डेथ और ऑन मैच्योरिटी एक्सेट्रा, देन इट इज एग्जम्प्ट। तो ये हो गए आपके सैलरी हेड संबंधित एक बड़ा अमेंडमेंट, जो प्रोविडेंट फंड और न्यू पेंशन स्कीम और सुपर एन्वेशन फंड रिटायरमेंट बेनिफिट से संबंधित अमेंडमेंट, जो कि अब चेंज सिर्फ इतना हुआ है कि जो आपका पहले सब मिलता था उसमें अपर कैप आ गया है 7.5 लाख का। जो भी रिटायरमेंट फंड में आप पैसा डालो, 3 नाम उन्होंने दिए, उनमें जो पैसा डाल रहे हो उस पर अपर कैप लग जाएगा 7.5 लाख। ये मेजर चेंज आया है और कोई चेंज इसमें नहीं है, बाकी वैसे ही है जैसे पहले से हुआ करता था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ सैलरी। अपार्ट फ्रॉम दैट बिग अमेंडमेंट जो रेट ऑफ टैक्स में आया है, तो रेट ऑफ टैक्स प्लस ये कुल मिलाकर सैलरी हेड में चेंज है। अब उसके बाद अपन आते हैं बिजनेस हेड पे। बिजनेस हेड में देखो, एक सेट ऑफ अमेंडमेंट्स मैंने इस शीट में नहीं लिखी, क्योंकि इस शीट में बेसिकली जो मैं बात करने चाह रहा था वो बात करना चाह रहा था अबाउट द अमेंडमेंट्स which have come from the Finance Act 2020 and which have come from the Taxation and Other Relaxation Act TOLA, तोला से जो आए हैं। तो अब वो अमेंडमेंट्स के अलावा एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है जो इस शीट में नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझना। वो अमेंडमेंट ऑब्वियस है, शायद आपको पता हो वो अमेंडमेंट पहले से, जो नहीं दिया है इस शीट में उस पर ध्यान देना। ठीक है, वो एक्चुअली अमेंडमेंट ऑब्वियस इसलिए है, जब आप देखोगे उसको यू विल अप्रिशिएट इट। इन द बिजनेस हेड I'll just go to that relevant chapter business head from the notes. So what happens in the business head, हमें एक इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलता था, आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट अलावेंस। इन्वेस्टमेंट अलावेंस कब मिलता था? हमको ध्यान है इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलता था अगर आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, यू आर इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 20 के बीच में, बस यही उसका की। अगर आपने 31 मार्च 20 तक वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलता था। अगर आपने 31 मार्च 20 के बाद वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो इन्वेस्टमेंट अलावेंस नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट अलावेंस का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गया। ये नए नोट्स हैं, आपके सामने हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट अलावेंस नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलावेंस की सनसेट था 31 मार्च 20। तो आपने जो इतनी मेहनत से इन्वेस्टमेंट अलावेंस पढ़ा, इतने क्वेश्चंस किए उसके बारे में, भूल जाओ। नाउ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट अलावेंस। इवन एडिशनल डेप्रिसिएशन पहले 2 कैटेगरी का होता था, एक होता था 20%, एक होता था 35%। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल 20% वाला बचा, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% का सनसेट था 31 मार्च 20। तो ये अमेंडमेंट नहीं है, ये तो उनके प्रोविजन में ही सनसेट दिए हुए थे, जो आई डोंट नो आपको पता है या नहीं। एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल 20%, इन्वेस्टमेंट अलावेंस खत्म। ये 2 बड़े चेंजेस जो अमेंडमेंट शीट में भी नहीं दिए, आप उसको नोट कर लो। एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल 20%,
इन्वेस्टमेंट अलाउंस खत्म, मतलब वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया वाली पूरी कहानी खत्म। अभी और है ना, ये दो चेंजेस बताए दिए मैंने। अब आगे चलो, अब बिजनेस हेड में अगली चीज क्या हुई है, बड़ा अमेंडमेंट जो आया है, वो बड़ा अमेंडमेंट जो अभी नहीं आया, इट इज राइट, पहले से ही अमेंडमेंट आ चुका है, पर अभी वो चीज अपने को सामने अब दिखेगी। दिस इज अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ना इनसे संबंधित अमेंडमेंट क्या आया ये समझो। अभी देखो, जो साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन था उसमें डोनेशन देने पर हमको डिडक्शन मिलता था, और डिडक्शन ऐसा होता था कि कुछ केस में 150% मिलता था, कुछ केस में 100% मिलता था। आपको ध्यान होगा, अगर आपने आईआईटी या नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन दिया तो आपको डिडक्शन मिलेगा 150%। अगर आपने सोशल साइंस के लिए डोनेशन दिया तो 100%, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के या साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया तो ऐसा कुछ क्राइटेरियाज थे। वो सब क्राइटेरिया खत्म हो चुके का सनसेट था एक्चुअली 2020, और उसके बाद उसको रिन्यू नहीं किया तो ऑब्वियसली ये खत्म हो गया। अब तो सिंपल है कि वो जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस है, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम, रिसर्च कंपनी अंडर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम, किसी को भी डोनेशन दो आपको डिडक्शन मिलेगा केवल 100%। देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ 150% फॉर डोनेशन। सिमिलरली ये जो सेक्शंस है जहां पर आप इन हाउस रिसर्च करते हो, इन हाउस रिसर्च में भी डिडक्शन इज 100%। भले ही आप वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और अप्रूव्ड रिसर्च करते हो, अप्रूव्ड रिसर्च में भी 100% है, अदर देन अप्रूव्ड रिसर्च में भी 100% है। वो खत्म हो गया, सनसेट था अप्रूव्ड रिसर्च का, और वो 31 मार्च 20 था, खत्म हो गया। इसी प्रकार से 35CCC जहाँ पर आपको डिडक्शन मिलता था फॉर राइट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, वहां पे 150% मिलता था, 100% हो गया, क्योंकि तो उसका सनसेट था 31 मार्च 20। इसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट में अगर आप नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हो विच इज अंडर एन अप्रूव्ड स्कीम, तो आपको 150% डिडक्शन मिलता था फॉर ऑल रेवेन्यू, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। 100% हो गया क्योंकि उसका सनसेट था 31 मार्च 20। तो ये सब चेंजेस आ गए, मतलब बेसिकली अब तो 100% मैक्सिमम, 150% है ही नहीं कोई क्राइटेरिया इन हाउस वेटेड रिसर्च में। ठीक है, तो एक तो ये चेंज आया, फिर उसके अलावा डोनेशन में भी 100% मैक्सिमम है, ये चेंज आया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस खत्म हो गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल 20% है। ये सब चेंजेस 2016 में ही आ गए जब ये प्रोविजंस आए थे, तो 16 से ये प्रोविजंस चले आ रहे हैं। आज तो सिर्फ उनका सनसेट हो गया तो ऑब्वियसली वो चेंजेस आ गए। ठीक है, इफ यू आर अवेयर कि इनका सनसेट है तो वेल एंड गुड, इफ यू आर नॉट अवेयर तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अब इनके रेट चेंज हो गए बिकॉज द असेसमेंट ईयर द प्रीवियस ईयर हैज चेंज्ड। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थे जो बिजनेस हेड से संबंधित अपनी अमेंडमेंट शीट में भी नहीं है। अब अपन अपने अमेंडमेंट शीट पर आएंगे और उसमें एक नया क्राइटेरिया जो आया है टैक्स ऑडिट के लिए उसकी बात करेंगे। टैक्स ऑडिट में वी विल कम अक्रॉस दैट एंटायर प्रोपोजिशन। अब टैक्स ऑडिट का प्रोविजन अपने को पहले से पता है, ऑडिट किसको कराना पड़ता है। बिजनेस के केस में अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट होता है। प्रोफेशन के केस में टर्नओवर अगर 50 लाख से ज्यादा है तो ऑडिट होता है, ये अपने को पहले से पता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर लोअर प्रॉफिट दिखा रहे हो और इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो ऑडिट होता है। और 44AE वाला जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है उसमें ऑडिट होता है अगर आप लोअर प्रॉफिट दिखा रहे हो। वो ट्रक वाला जो बिजनेस होता है, हायरिंग, लीजिंग, फ्लाइंग ऑफ गुड्स कैरियर्स, उसमें दिया हुआ है कि अगर आप जो भी उनकी इनकम है उससे कम दिखा रहे हो तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, लोअर प्रॉफिट दिखा रहे हो तो ऑडिट कराना पड़ेगा। ये सब हमको पहले से पता है। उसके अलावा बिजनेस की खास बात यहाँ पर चल रही है। अब
बिजनेस में अगर आपका करंट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट होगा। बिजनेस में अगर करंट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट होगा। पर अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हो तो 2 करोड़ तक ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया तो फिर ऑडिट नहीं होगा। ठीक है, वो स्पेसिफिकली इट हैज बीन प्रोवाइडेड इफ यू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन देन ऑडिट नहीं होगा। ये पहले से, इसमें कोई चेंज नहीं। चेंज जो है वो आपको क्लियरली दिखेगा ग्रीन कलर में। तो अब समझो, जनरली बिजनेस में ऑडिट का क्राइटेरिया 1 करोड़ है। अब उन्होंने इस साल चेंज क्या किया ये समझो। उन्होंने कहा कि हम इस 1 करोड़ को 5 करोड़ कर देते हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको ऑडिट नहीं कराना है। बहुत बड़ा एकदम चेंज कर दिया। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको ऑडिट नहीं कराना। पर आपको ये एग्जम्पशन तभी, ये एक एग्जम्पशन है कि 5 करोड़ तक ऑडिट नहीं कराना। आपको ये एग्जम्पशन तभी है जब आपके 95% से ज्यादा रिसीट्स बैंकिंग चैनल से है और 95% से ज्यादा खर्चे बैंकिंग चैनल से। तो योर एंटायर बिजनेस इज राइट थ्रू बैंकिंग चैनल. Not more than 5% of the receipts are by cash. Not more than 5% of the expenditure is by cash. दोनों है ना, इनकम भी छोटी मोटी कैश में हो सकती है, एक्सपेंडिचर भी छोटा मोटा कैश में हो सकता है। 95% रिसिट्स एंड पेमेंट्स आपकी बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए। तो यहां देखो क्या लिखा है, इफ एग्रीगेट कैश रिसिट्स, aggregate cash receipts in the previous year is less than 5% of the total receipt. कैश वाली जो है टोटल रिसिट्स का 5% से कम। टोटल रिसिट्स अगर 2 करोड़ है तो कैश रिसिट 10 लाख से ज्यादा नहीं है। कैश रिसिट इज लेस देन 5% ऑफ द टोटल रिसिट्स। इन अदर वर्ड्स आई सेड कि बैंकिंग चैनल से 95% बिजनेस कर रहे हैं, केवल 5% बिजनेस कैश में, रिसिट्स। ऐसे ही खर्चे, एक कैश पेमेंट इन द प्रीवियस ईयर इज लेस देन 5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर आपका 1 करोड़ है तो कैश में जो एक्सपेंडिचर है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं, मतलब 95% बैंकिंग चैनल से है। तो अगर ऐसा है तो ऑडिट की क्या जरूरत है फिर आपको, सब तो बैंक के जरिए कर रहे हो आप, वो सब आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये एक बड़ा एग्जम्पशन आया लोगों को एनकरेज करने के लिए कि आप बैंकिंग बिजनेस करो, बैंकिंग चैनल से बिजनेस करो। तो अगर आपकी 95% रिसिट बैंकिंग चैनल से है, 95% खर्चा बैंकिंग चैनल से है, तो हम आपको कहते हैं 5 करोड़ तक के टर्नओवर में ऑडिट मत कराओ। तो कोई मान लो छोटा मोटा दुकानदार है और उसके यहाँ वो पेटीएम और वो सब लगा हुआ है और उसके जरिए उसको रिसिट्स और पेमेंट्स करता है, वो विच इज मेजरली उसी के जरिए करता है, वो बैंकिंग चैनल इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो फिर उनका कहना है ठीक है भाई ऑडिट मत कराओ। आई मीन यू कैन थिंक ऑफ इट, कोई ऑनलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन गुड्स बेचते हैं एंड 95% रिसिट उनकी बैंकिंग चैनल से होती है, खर्चे भी वो सारे बैंक के जरिए ही करते हैं, तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है 5 करोड़ तक के टर्नओवर पे। ये बिजनेस के केस में, ठीक है। प्रोफेशन में ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं है। प्रोफेशन में ये है कि 50 लाख से ऊपर टर्नओवर ऑडिट कराना पड़ेगा। बिजनेस में जनरल क्राइटेरिया 1 करोड़ है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हो तो ऑडिट नहीं कराना है, ये अपन ने पहले से पता है। अब यहाँ एक बड़ा एग्जम्पशन आया है कि 5 करोड़ तक के टर्नओवर पे ऑडिट मत कराओ इन द केस ऑफ अ बिजनेस, बिकॉज 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो अगर 95% आप बैंक से चल रहे हो तो जरूरत नहीं है ऑडिट की। एक और चेंज आया है टैक्स ऑडिट के प्रोविजन में, और वो ये है कि ऑडिट आपको कब तक कराना है। ये मैंने आपको रिटर्न ऑफ इनकम का प्रोविजन डिस्कस करते समय बताया कि देखो अब क्या हो गया है ऑडिट असेसी के केस में कि उसको ऑडिट कराना है 30 सितंबर तक, ऑडिट करा के ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करना है 30 सितंबर तक, एंड देन उसको रिटर्न भरना 31 अक्टूबर तक। 1 महीने का लिवरेज दिया कि ऑडिट सितंबर तक करा लो और रिटर्न अक्टूबर में भर देना। एकदम से सारा प्रेशर नहीं आ जाए सीए के ऊपर, तो ऑडिट सितंबर तक हो जाए, रिटर्न अक्टूबर में भर दो। दैट इज व्हाट हैज कम आउट। ये मैं आपको बता चुका हूं,
इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ. यहाँ चेंज ये आया है टैक्स ऑडिट में, दे हैव रिटर्न की ऑडिट आपको 30 सितंबर तक कराना है, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर है, उसके 1 महीने पहले तक आपको ऑडिट कराना है. दैट्स इट. ये अपना हो गया. बाकी ये सब चीजें कैपिटल गेन रिलेटेड जो है ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी एड्रेस द डिविडेंड टैक्सेशन और डिविडेंड इनकम कमाने के लिए खर्चे का डिडक्शन, वो सब बातें कर चुके हैं. टू माई अंडरस्टैंडिंग बात का तो सब अपन पढ़ ही चुके थे. ठीक है, पहले वाला जो सेगमेंट था उसमें ये चीजें बची थी और इसके साथ अपने सारे अमेंडमेंट्स हो जाए. वी आर डन विद इट. मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए. जो आप पहले ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं उन्हें ही प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम एनवायरनमेंट में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. अक्सर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हम अभी वापस से एग्जाम दे रहे हैं तो कोई नई बैच कर ले. मत करो. अभी देखो टाइम वैसे भी मार्च आ गया अब तो अभी ना तो आपके पास टाइम है ना कोई बैच आपको करनी चाहिए अनलेस आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है. कंसेप्ट क्लियर है, सब चीज़ें आती हैं, तो आपको एग्जाम एनवायरनमेंट की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो मॉक एग्जाम्स दो, पास्ट अटेम्प्ट पेपर सॉल्व करो, एग्जाम एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो. दैट इज व्हाट आई रिकमेंड. एंड टैक्स राइट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ओनली थिंग इज इसमें बातें बहुत सारी हैं, तो याद रखने की प्रैक्टिस करो. कोशिश करो कि सब चीज़ें उस समय आप सही तरीके से अप्लाई कर सको. वो मोर लीगल देन मोर लॉजिकल. ठीक है, हम लॉजिकल नहीं चले कि हाँ ये तो ऐसे ही होना चाहिए, जो कानून है उससे चलो. दैट इज व्हाट आई कैन रिकमेंड. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आई pray to God that all of you come out with flying colors in this exam. All the best to you. Thank you very much. That closes with this amendment section. Thank you.